मैं दिसंबर 2011 प्रांतीय नासिक करने वाले को पे आज हम बीए पार्ट सेकंड के पॉलिटिकल साइंस द्वितीय पेपर में खाड़ी संकट के प्रमुख कांडों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि तेल को आधुनिक सभ्यता का आधार माना जाता है, जब राष्ट्र के पास तेल से प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे राष्ट्र भाग्यशाली देश माने जाते हैं, इसलिए तेल को काले सोने से खरीदी जाती है। 1973 के अरब इजराइल संघर्ष से पूर्व मध्य एशिया के देशों के द्वारा तेल का अबाध रूप से पश्चिमी राष्ट्रों के लिए निर्यात किया जाता था, लेकिन इजराइल के हाथों से अरबों की शिकार से भारी पराजय हो जाती है। अरबों में इजराइल और उसके समर्थक राष्ट्र के प्रति भारी आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। पहली बार अरब राष्ट्रों ने महसूस किया है कि उनके पास तेल जैसा प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक प्रभावशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करके पश्चिमी विचारधारा राष्ट्रों के लिए उनमें दबाव डाल सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और जापान पर दबाव डाला जा सकता है, इसलिए उनके द्वारा ओपेक को बहुत अधिक मात्रा में सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाते हैं। और प्रमुख तेल उत्पादक जो राष्ट्र होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, ये सारे जो राष्ट्र होते हैं वेनेजुएला इसका के राष्ट्र होते हैं। इन राष्ट्रों के पहली बार सबसे पहले तेल कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी जाती है। लेकिन खाड़ी संकट के जो उत्पन्न होंगे बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि जब ईरान और इराक के मध्य 8 वर्षों तक युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान तत्कालीन रूस और अमेरिका के द्वारा इराक को ईरान के विरुद्ध उच्च तकनीकी शस्त्रास्त्र बेचे थे। इस प्रकार के अस्त्र बेचने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि जिस प्रकार से ईरान में धार्मिक कलह की जो प्रवृत्ति जो काफी विकसित हो रही थी उसको अरब राष्ट्र में फैलने से रोका जाए, इसलिए उन्हें उच्च तकनीकी शस्त्रास्त्र बेचे गए थे। लेकिन इस प्रकार से लंबे संघर्ष के कारण ईरान और इराक की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ता चला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और विदेशी सहायता के बलबूते पर सद्दाम हुसैन की प्रशासनिक दक्षता के कारण इराक और पश्चिम एशिया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभारने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और सद्दाम हुसैन की बेहतर रकम वृद्धि हो जाती है। अर्थात सद्दाम हुसैन विस्तारवादी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यही प्रमुख कारण था खाड़ी संकट का। जब 2 अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन के द्वारा कुवैत पर इराक का आधिपत्य स्थापित कर दिया जाता है और यह घोषणा की जाती है कि वह कुवैत पर किसी भी प्रकार से वह इराक का आधिपत्य समाप्त नहीं करेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन को यह अवसर मिल गया कि अब सद्दाम हुसैन को सबक सिखाया जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए सद्दाम हुसैन के भीषण शस्त्रों के आणविक हथियारों के भंडार को नष्ट करने का टारगेट बताया कि यदि समय रहते हुए सद्दाम हुसैन के पास विपुल आणविक हथियारों का जो जखीरा जो भंडार है उसको समय नष्ट किया जाता है, आने वाले समय मानवीय सभ्यता समाप्त हो सकती है। पहला उद्देश्य ये था कि दूसरे उद्देश्य ये तय किया था कि इजराइल की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए और तीसरा उद्देश्य ये निर्धारित किया जाता है कि मध्य एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति को लेकर के होने वाले संकट का निवारण करना है और अंतिम जो उद्देश्य ये कहा जाता है कि सऊदी अरब के बाद में सोवियत रूस के प्रवेश को उसके भाग लेने के प्रवेश की जो संभावना उसको रोका जाए और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका इस की जो महाशक्ति जो पदवी जो छवि है इसको बरकरार रखा जाए। और वो नहीं चाहता था कि पश्चिमी एशिया में इराक को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सैनिक शक्तिशाली राष्ट्र में उसे रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये कार्य उद्देश्य को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन के द्वारा सद्दाम हुसैन को सबक सिखाने से किया जाता है और इसी सबक सिखाने के उद्देश्य से जिस प्रकार की जो सैनिक जो कार्रवाई की जाती है, जिस प्रकार का एजुकेशन के इस प्रकार की जो अभियान चलाता है, जैसे डिजर्ट शील्ड अभियान चलाया गया, उसके पीछे जो संघर्षपूर्ण स्थिति होती है दैट इज कॉल्ड गल्फ रेस कहलाता है, वो खाड़ी संकट कहलाता है। तो खाड़ी संकट का मुख्य कारण ये था कि कुवैत पर यदि सद्दाम हुसैन के द्वारा इराक का अधिकार क्षेत्र स्थापित किया जाता, मतलब उसे इराक का अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाता, इराक का अधिकार स्थापित किया जाता, तो कभी गल्फ क्राइसिस का खाड़ी संकट नहीं होता। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो गया कि जॉर्डन, सऊदी अरब और खाड़ी देशों की तेल की जो आमदनी थी वो अमेरिकी वित्तीय संस्थान में जमा थी, इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार की महसूस किया जाता है किस प्रकार से जो पेंटागन है, अमेरिकी जो नेतृत्व है और इराक के पुरस्कार के उद्देश्यों की प्रकार की अमेरिका की जो लक्ष्य जो टारगेट प्रकार से पूर्ति की जाए, इन उद्देश्यों को ध्यान रखकर इस प्रकार की जो सैनिक जो कार्रवाई करने की जो कोशिश जाती है उसे गल्फ क्राइसिस से हम जानते हैं। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि खाड़ी क्षेत्र को अमेरिकी युद्ध क्षेत्र घोषित करना, सद्दाम हुसैन को बर्खास्त करने के लिए, उसको पराजित करने के लिए, उसकी बढ़ती विस्तारवादी कार्यक्रम को अवरुद्ध करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन भली भांति जानते थे कि इस समय सोवियत रूस अपनी घरेलू उलझनों में उलझा हुआ है और आर्थिक कठिनाइयों से घिरा हुआ है और जैसे जैसे राहत प्राप्त होगी तो वह खाड़ी क्षेत्र को भागेगा दौड़ेगा। तो इस क्षेत्र में सोवियत संघ के पदार्पण को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन के द्वारा खाड़ी क्षेत्र को अमेरिकी युद्ध का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि सोवियत रूस का जो इतिहास लगभग 200
कि वह बहुत अधिक विस्तारवादी प्रवृत्ति को अग्रसर रहा। चौथा जो इम्पोर्टेंट कारण था, अब अमेरिका के द्वारा मामला जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के समूह लाया जाता है, अर्थात अब अमेरिका ने अपनी ओर से सीधी कार्रवाई करने के बजाय इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का माध्यम बनाया जाता है। जैसे ही अमेरिका के द्वारा कुवैत और इराक के आधिपत्य की जिस कार्य से कंप्लेंट जाती है, शिकायत जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सुरक्षा परिषद के द्वारा सबसे पहले कुवैत पर इराक के आधिपत्य की भर्त्सना की जाती है, उसकी निंदा की जाती है और तत्काल प्रभाव से इराक के विरुद्ध आर्थिक उपद्रव की घोषणा कर दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य के लिए इस कार्य की घोषणा का पालन करना सभी के लिए आवश्यक था, जरूरी था। तो कहने में इस कार्य जब उसे आक्रमण राष्ट्र घोषित किया जाता है और उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं और उसके पश्चात सभी संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की कार्रवाई में भाग लिया जाता है और तत्कालीन जो राष्ट्र संगठन होता है उसके द्वारा भी इराक पर इसका कुवैत में जो आक्रमण किया जाता है उसकी भर्त्सना में भाग लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इजराइल, इन राष्ट्रों के द्वारा पहली बार इसके विरुद्ध उन्हें अपनी सेना को भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन सद्दाम हुसैन किसी बात की परवाह नहीं की। तो जब सुरक्षा परिषद के द्वारा जब इराक की निंदा की जाती है, उसकी भर्त्सना की जाती है और उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, इस कार्य की घटना को लेकर के भी सद्दाम हुसैन और अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसे खारिज से पहुंच जाता है। अगली बात की जाती है डेजर्ट शील्ड अभियान। डेजर्ट शील्ड अभियान संयुक्त राष्ट्र संघ से इराक को एक आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित करवाने के उपरांत सद्दाम हुसैन के विरुद्ध आक्रमणी कार्रवाई करने के लिए जो अभियान चलाया गया उसे डेजर्ट शील्ड अभियान के नाम से जाना जाता है। तो कहने लगे था उसके बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल इन राष्ट्रों के द्वारा भी अपनी नौसेना को, थल सेना को और वायुसेना को भेजने का निश्चय किया जाता है, सेना भेज दी जाती है और पहली बार सऊदी अरब की भूमि पर इन सभी सेनाओं को तैनात किया जाता है और युद्ध संदर्भ में अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो कहने लगे था कि जैसे ही सऊदी अरब की भूमि पर नौसेना को लगभग इसमें 29 राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय सेनाएं होती हैं, 6,30,000 लगभग सैनिक वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं और सऊदी अरब से सद्दाम हुसैन की जो राष्ट्र होता है, देश होता है, उसकी सैनिक कार्रवाई होती है, उसको विफल करने से भाग कर दिया जाता है। अर्थात इराक की राजधानी बगदाद पर अटैक सैनिक अटैक कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। जैसे ही सऊदी अरब में पहली बार अमेरिकी नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं को वहां पर युद्ध करने की अनुमति दी जाती है, उसके बाद यूरोपीय समुदाय के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, जापान के द्वारा भी इस प्रकार की समस्या के समाधान को पहले प्रयास किए जाते हैं। और कुछ समय के बाद यूरोपीय समुदाय ने इसे इराक के इस प्रकार के आधिपत्य की भारी उसकी निंदा की जाती है, उसकी भर्त्सना की जाती है और उसकी आलोचना की जाती है और उसके कुछ समय के बाद एक फैसला किया जाता है यूरोपीय समुदाय के द्वारा कि सऊदी अरब में सद्दाम हुसैन की सुरक्षा के लिए वहां पर अरब सेनाओं को तत्काल प्रभाव से अपॉइंटमेंट किया जाए, उसे भेज किया जाए और वहां पर तैनात किया जाए। तो डेजर्ट शील्ड अभियान को लेकर के भी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं पर जो कार्रवाई की जाती है उसके कारण भी गल्फ क्राइसिस खारिज से हो जाता है। तो कहने लगे था कि जब डेजर्ट शील्ड अभियान चलाया गया तो सद्दाम उसकी बात की परवाह नहीं की और उसमें लगभग बहुराष्ट्रीय 29 राष्ट्र की जो बहुराष्ट्रीय सेनाएं इराक के खिलाफ युद्ध में भाग लेती हैं, लेकिन सद्दाम उसकी बात की परवाह नहीं करते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था यूनाइटेड नेशंस के जो सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव जो पारित किए जाते हैं, लगभग 20 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन ने किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं दिया। अंत में एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया सुरक्षा परिषद के द्वारा कि 15 जनवरी 1991 को प्रातः 4 बजे तक या रात्रि के 12 बजे तक अगर इराक यूएस से निकल जाता है तो उसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सद्दाम हुसैन ने किसी प्रकार की बात की परवाह नहीं की। अर्थात जब सुरक्षा परिषद के द्वारा शांतिमय साधनों के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से कुवैत पर इराक के आधिपत्य को समाप्त करने के जो आग्रह किया जाता है उसे इस प्रकार से सलाह दी जाती है, उसे अल्टीमेट दिया जाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन किसी बात को परवाह नहीं की। तो इस प्रकार की घटना को लेकर के भी एक गलत क्राइसिस जो घटना होती है, जो घटनाएं होती है उत्पन्न हो जाती है। कहने में था कि सद्दाम हुसैन ने इस कार्य से बलपूर्वक कुवैत इराक का जो आधिपत्य स्थापित किया गया और उसके बाद अंत में 16 जनवरी 1991 को प्रातः 4 बजे बहुराष्ट्रीय सेनाओं के द्वारा इराक की राजधानी बगदाद पर अटैक कर दिया जाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन की बात का कोई वहां से हटने का कोई संकेत नहीं दिया जाता है। अंत में धीरे धीरे बहुराष्ट्रीय सेनाओं की बढ़त बन जाती है और सद्दाम हुसैन की जो बगदाद होता है उसको बुझता है
लेकिन जब सद्दाम हुसैन ये महसूस किया, ये देखा कि बहुराष्ट्रीय सेनाओं से उनका मुकाबला करना संभव नहीं है, तो उन्होंने प्राकृतिक जो जलीय जो जीत होती है, जो मुस्किल होती है, समझ क्षमता होती है, उसको युद्ध में धकेल दिया जाता है। कहने में यह था कि जहां समुद्र में जो पीने का पानी था वहां पर तेल की धाराएं छोड़ी जाती हैं, इसके कारण युद्ध को भी युद्ध में आगोश में ले लिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो वन संपदा होती है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको आग के हवाले कर देता है, एक बहुत बड़ा वायु प्रदूषण हो जाता है। तो कहने में था कि गल्फ क्राइसिस से बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 पहला कारण ये था ईरान और इराक के मध्य चलने वाला विवाद संघर्ष था, दूसरा था कुवैत वगैरह का आधिपत्य, और तीसरा था खाड़ी क्षेत्र को अमेरिकी युद्ध क्षेत्र घोषित करना, और चौथा कारण था संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कुवैत की जिस प्रकार से निंदा करवाई गई, कुवैत को जिस प्रकार, इराक को जिस प्रकार से आक्रमण घोषित करवाया गया और एक डिजिटल से ढंग चला गया। और सबसे अंतिम जो कारण जो माना जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के अधिकार से प्रस्तावों के माध्यम से कुवैत और इराक के अधिपत्य को समाप्त करने का जो आग्रह किया जाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन ने किसी एक भी प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकेत नहीं दिया। इस प्रकार की घटना को लेकर के सद्दाम हुसैन के पुत्र कुवैत और इराक के अधिपत्य को समाप्त करने के बहुराष्ट्रीय सैनिक जो अभियान चला जाता है, कार्रवाई की जाती है, और अंत में कुवैत पर इराक का अधिपत्य समाप्त कर दिया जाता है। 20 मार्च 2003 में इराक की फ्रीडम में अभियान चलाया गया और वहां पर अमेरिकी सेना को वहां पर इराक में शांति बहाली के लिए लोकतंत्र बहाली का नाम पर तैनात कर दिया जाता है। अंतिम हस्तक्षेप करने की राजनीति वहां पर बहुत अधिक चरम सीमा पहुंच जाती है। आइए हम बात करते हैं अब खाड़ी संकट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का इम्पैक्ट। खाड़ी संकट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बहुत सारे प्रभाव देख सकते हैं। पहला प्रभाव ये है कि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका को एक महाशक्ति के रूप में उभरने का बहुत अधिक मात्रा में उसको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में ये सिद्ध हो गया, ये साबित हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करने के लिए कैपेसिटी अमेरिका के पास होती है, अर्थात सोवियत रूस का जो उत्तराधिकारी जो है उस रूस उसकी बहुत अधिक कमजोरी उजागर हो जाती है, अर्थात रूस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कहानी था कि शीतोत्तर विश्व राजनीति में जहां निर्मुक्त देशों की तरह दावा किया जाता है कि जहां शांति के लिए खतरा उत्पन्न होता हो और स्वतंत्रता के लिए कोई धमकी दी जाती हो, वहां चुपचाप बैठकर स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर राष्ट्र में जो कथनों करने में बहुत अधिक मात्रा में अंतर दिखाई देता है, और यही कारण है कि 1990 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखे गए, इस प्रकार के परिवर्तन ने निर्गुण आंदोलन की सार्थक पर बहुत अधिक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। अर्थात इस खड़ी संकट के कारण निर्गुण राष्ट्र की कमजोरी उजागर हो जाती है। तीसरा जो प्रभाव देखा जाता है कि कुवैत को इराक के आधिपत्य से मुक्त करा जाता है और कुवैत एक स्वतंत्र राष्ट्र में उसका अस्तित्व उत्पन्न हो जाता है, और इजराइल इस कार्य जो इजराइल का संपूर्ण जो अस्तित्व होता है वह अमेरिका के समर्थन डिपेंड करता है। और अंतिम जो इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है कि खाड़ी संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार से तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को, विकासशील देशों को आपस में समृद्ध होने का अवसर मिल जाता है और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बाद उसकी बात कही जाती है। और पहली बार अंतिम इम्पैक्ट प्रभाव देखा जाता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संस्था का युद्ध हुआ है जिसमें जानबूझ करके प्राकृतिक वन संपदा को युद्ध में सम्मिलित कर लेता है और जलीय जीव को भी उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहने का यह था कि आज के जो प्रमुख जो तेल के स्रोत हैं, मध्य पूर्व के राष्ट्र के तेल के स्रोत हैं, आज उनके अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में जा चुके हैं। तो कहने का यह था कि गल्फ क्राइसिस का बहुत इंपॉर्टेंट कारण यह था कि सद्दाम हुसैन यदि इस कार की गलती नहीं करता, अगर कुवैत को इराक के आधिपत्य में नहीं लेता, इराक का आधिपत्य स्थापित नहीं करता, कुवैत के जो प्रमुख जो तेल के स्रोत होते हैं उनको इराक में नहीं मिला जाता, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय संकट की घटनाएं नहीं होती। और सद्दाम हुसैन की जिस प्रकार से राजनीति उसका राजनीति करियर समाप्त हो जाता है, और अंत में आज जिस प्रकार से इराक को जिस प्रकार से बर्बाद किया गया है, सद्दाम हुसैन जिस प्रकार के राजनीतिक कार्य जो पॉलिटिक्स की राजनीति कैरियर था उसका, जिस प्रकार की राजनीति सदस्यता के लिए समाप्त हो गई, उसको आज सदस्यता का अलविदा कह दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस प्रकार की तेलुगु इस प्रकार की राजनीति नाम से जानते हैं, ये सब प्रकार की घटनाएं होती है। पश्चिमी एशिया के राष्ट्र से इजराइल को आज एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जब 1948 में अपनी राजधानी तेल अवीव के माध्यम से यहूदियों ने इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन यहूदियों ने उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अरब राष्ट्र इजराइल चाहता था, यहूदी चाहते थे कि उनके निर्मित राज्य को अरब राष्ट्र की तरह मान्यता दी जाए, लेकिन अरब ने इसको स्वीकार कर दिया। आज इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व प्राप्त हो चुका है, उससे मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तेल को लेकर के जिस प्रकार की प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनको लेकर बहुत अधिक मात्रा में उन राष्ट्रों में डेवलपमेंट उनका विकास हुआ, और विकास के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यही उसका प्रभाव देखा जाता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका की जो महाशक्ति की जो पदवी है, जो छवि है, वो उजागर हुई है। वास्तव में एक बहाना था सद्दाम हुसैन को इसका से सबक सिखाया जाए, अमेरिकी
राष्ट्रपति का ये सजेशन था, इस कार्य का उसका निश्चय था, उसका निर्णय था, क्योंकि इस कार्य से समय प्रौद्योगिकी बहुत अधिक मात्रा में उनकी उभर रही है, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक पश्चिमी की बहुत बड़ी ताकत में उभरे, लेकिन बढ़ती हुई ताकत को उनके द्वारा डैमेज किया गया। और यहाँ पर सद्दाम हुसैन के पास विपुल आणविक हथियार का भंडार नहीं था। अगर इस प्रकार की विपुल आणविक हथियार का भंडार होता तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र सेना को बढ़त नहीं मिलती, महाराष्ट्र सेना को जीत प्राप्त नहीं होती, निश्चित रूप से सद्दाम हुसैन को वहां पर सफलता प्राप्त होती और कुवैत पर इराक का अधिपत्य कभी भी समाप्त नहीं होता। लेकिन एक बहाना था, एक अवसर था कि सद्दाम हुसैन की बढ़ती हुई ताकत को डैमेज करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तानी का अभियान चलाया। जो कार्रवाई जो की है वो निश्चित रूप से अमेरिका की दादेगी को प्रकट करती है, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित करने की प्रकट करती है। आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद।